रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग का मतलब रूल करना, शासन करना। द कंट्री साइड, अब यहाँ पे कंट्री साइड का मतलब, कंट्री साइड मीन्स, कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण, गांव। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा कि किस प्रकार से गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने कैसे टेरिटरीज को जीता। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने कौन कौन से आर्मी और कॉलोनी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या बदलाव किए। उसके बाद आता है कि गांव में, स्पेशली यू नो दैट इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज, तो गांव में उन्होंने क्या क्या बदलाव किए। अब गांव की जब बात आती है तो ये बात नहीं आती कि उन्होंने नहरें बनवाई, सड़कें बनवाई, गलियां पक्की करवाई, ये सब नहीं, क्योंकि इनकी तरफ उनका ध्यान नहीं था। They were not doing any work for the welfare of the society or the countrymen. Their main focus was to collect maximum more and more revenue. So उन्होंने revenue collection में सबसे ज्यादा काम किया और उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे revenue collection के। लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो है, उन्होंने अलग अलग तरीके ढूंढे जिससे वो ज्यादा से ज्यादा उनका जो ओनरशिप जो है जमीन के ऊपर वो बढ़ जाए और रिवेन्यू कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा उनकी पॉकेट में आए। तो उस सब के लिए उन्होंने क्या किया, कौन कौन से ऐसे मतलब नए सिस्टम लेके आए, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया, ब्रिटिश हैड कम टू इंडिया एज ट्रेडर्स। हमारे देश में ब्रिटिश आए थे ट्रेडिंग करने के लिए और उनका मेन मकसद भी ट्रेडिंग था। जब वो रूलिंग हो गए, रूलिंग करने लगे, तो भी ट्रेडिंग ही करते थे वो। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द सिचुएशन स्टार्टेड चेंजिंग, हालात जो बदलने लगे, स्पेशली आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। प्लासी और बक्सर का युद्ध के बाद में द कंपनी कैप्चर्ड सम टेरिटरीज, कंपनी ने क्या किया, कुछ टेरिटरीज को कैप्चर किया, एंड ऑल्सो गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस, और टैक्स इकट्ठा करने का, टैक्स रिवेन्यू कलेक्शन के अधिकार भी प्राप्त कर लिए। जैसे कि बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जब ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल लागू हुआ, तो रिवेन्यू कलेक्शन का काम किसके पास था, ब्रिटिश के पास, और एडमिनिस्ट्रेशन का काम किसके पास था, नवाब के पास। द कंपनी कैप्चर्ड सम टेरिटरीज, आल्सो गॉट द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद मुगल एम्परर अपॉइंटेड ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान ऑफ बंगाल इन अगस्त 1765। बैटल ऑफ प्लासी तक तो ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था बंगाल में, कि वहां पे रूलिंग कौन कर रहा है, नवाब कर रहा है, लेकिन रिवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा है, ब्रिटिश कंपनी कर रही है। यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है, मतलब जो फ्रूट जो ले रहे हैं वो कौन ले रहा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है, और जिम्मेदारी किसके ऊपर आ रही है, नवाब के ऊपर। नवाब को वो कुछ थोड़ा बहुत रिवेन्यू कलेक्शन का एक बहुत कम पार्ट, लिटिल पार्ट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन वो किसको देते थे, नवाब को, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च कर सके। अब यहाँ पे अगर बुरा बनेगा तो कौन बनेगा, नवाब बनेगा। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ, दूसरा युद्ध बैटल ऑफ बक्सर हुआ, मीर कासिम और आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को खत्म कर दिया और बंगाल का नवाब ही, बंगाल का राजा ही किसको बना दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बना दिया दीवान। ठीक है, मुगल एम्परर अपॉइंटेड इन ईस्ट इंडिया कंपनी दीवान ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर ने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही बंगाल का नवाब बना दिया। कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एरियाज अंडर इट्स कंट्रोल एज दीवान। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जैसे ही दीवानी आई, रिवेन्यू कलेक्शन आ गया, वो हेड बन गए थे। अब उन्होंने वो क्या हुआ, चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गए। इट हैज टू सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज टू रेवेन्यू रिसोर्स ऑफ दैट एरिया अलोंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ, राजकाज के साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शन जो था उसको भी दोबारा से रीऑर्गेनाइज करना जरूरी था, सो दैट मैक्सिमम रेवेन्यू कुड बी अर्न, ज्यादा से ज्यादा टैक्स जो है वो वसूला जा सके। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन
The financial liabilities of the East India Company also increased manifold, for which it required a lot of money. जैसे जैसे टेरिटरी बढ़ती गई, जैसे जैसे उनके हाथ में जो दूसरे जो क्षेत्र है उनके कब्जे में आते गए, वैसे वैसे उनकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो भी बढ़ती चली गई। और इसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। उनको आर्मी बढ़ानी पड़ी, उनको अपने जो ऑफिसर्स है वो बढ़ाने पड़े। मतलब भारतीय जनता जाए भाड़ में, लेकिन उनकी खुद की जो लाइबिलिटी है पैसे के लिए वो बढ़ गई। इस कारण से उनको ज्यादा पैसा चाहिए था। Being a trading company, क्योंकि वो ट्रेडिंग कंपनी थी, it also had to ensure that it could buy the products it needed and sell what it wanted. और वो अभी भी ट्रेडिंग कर रहे थे, वो अपनी मर्जी का प्रोडक्ट खरीदते और अपनी मर्जी का बेचते थे। Therefore, इसलिए ब्रिटिश adopted all the means to enhance their income. ब्रिटिश ने जो तरीके उनको अच्छे लगे, चाहे वो लीगल थे चाहे वो इलीगल थे, उनको जो तरीके अच्छे लगे अपनी कमाई बढ़ाने के, उन्होंने अडॉप्ट किए, लागू किए। दिस प्रूव्ड डिस्टोरियस फॉर इंडियन इकोनॉमी, और ये भारतीय अर्थशास्त्र के लिए, भारतीय आर्थिक स्थिति जो थी इससे डगमगा गई, बर्बाद हो गया भारत। The natural consequences of British rules were economic exploitation of the country, ruin of peasantry, and decline of trade and handicraft. ब्रिटिश रूल के जो कंसिक्वेंसेस, जो प्रभाव, प्राकृतिक जो प्रभाव पड़े, वो क्या क्या पड़े देखिएगा। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंट्री, भारत का आर्थिक शोषण, भारत की धन संपदा को उन्होंने ड्रेनिंग करनी स्टार्ट कर दी। र्यून ऑफ पीजेंट्री, र्यून बर्बाद करना है किसको? पीजेंट्री, खेती बाड़ी को। पीजेंट मानी क्या होता है? किसान, कृषक। खेती बाड़ी बर्बाद कर दी उन्होंने। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड एंड हैंडीक्राफ्ट, हमारे देश में उस वक्त ट्रेडिंग जो थी और आपकी जो इंडस्ट्री जो थी वो बहुत ही डाउन लेवल पे थी। कटेज इंडस्ट्री थी, सब बर्बाद हो गया। हैंडीक्राफ्ट्स थे, सब बर्बाद हो गया। उसकी जगह उन्होंने अपना जो मटेरियल था वो थोप दिया, लोगों को मजबूरी में खुद के ही देश में खुद उनका बनाया हुआ माल खरीदना पड़ा। ये कंडीशन हो गई थी। सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन, एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियंस। हमारे देश में एग्रीकल्चर जब भी, उस वक्त भी मेन ऑक्यूपेशन था और आज भी मेन ऑक्यूपेशन है। Thus, the chief source of income of the government continue to be land revenue. इसलिए गवर्नमेंट का जो मुख्य सोर्स ऑफ इनकम थी वो क्या थी? लैंड रेवेन्यू। The British introduced many systems for collecting revenue from farmers, but all of them were very oppressive. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार के रिवेन्यू कलेक्शन के सिस्टम इंट्रोड्यूस किए, लागू किए, अपनाए, बनाए, लेकिन सारे के सारे क्या थे? ऑप्रेसिव थे, शोषण करने वाले थे। उनमें कहीं भी किसी भी जगह उन लोगों की, पीजेंट्स की भलाई का कोई मतलब नहीं। उसमें आता है आपका सबसे पहले इजारदारी सिस्टम। इजारदारी सिस्टम, इजारदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वारेन हेस्टिंग, या टेन्योर का मतलब क्या होता है? समय अवधि। जब वारेन हेस्टिंग जो था यहाँ के, वो था आपका गवर्नर जनरल था, उस वक्त इजारदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया हमारे देश में। इट इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टम ऑफ ऑक्शन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है आपका? ऑक्शन का मतलब होता है बोली लगाना, बिडिंग करना। इजारदारी सिस्टम को सिस्टम ऑफ ऑक्शन भी कहा गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैं आपको बताता हूं। बिकॉज द लैंड वॉज गिवन टू द हायर बिडर। अब यहाँ पे जो जमीन के ऊपर जो ट्रेडिशनल उनका जो हक था किसानों का, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उस जमीन के टुकड़े पे जो खेती कर रहे थे वो खत्म हो गई। अब जमीन उसके पास होनी थी जो सबसे ज्यादा बोली लगाता उस जमीन की। हाँ, साल के मैं इतने दूंगा भाई, किसको? ब्रिटिश को। अब रिवेन्यू का मतलब ये नहीं हुआ हाँ भाई तेरा 5% 10%, जो टोटल आपका
खेती हुई है उसका 5% मेरे को देना है, 10% मेरे को देना है, ऐसा नहीं हुआ। सीधा कर दिया भाई इस जमीन के मैक्सी हाईएस्ट मैं इतने दे दूंगा, अब उसमें चाहे दाना हो चाहे ना हो। इन ऑर्डर टू टेक द पोजीशन ऑफ लैंड, most bidders offered more than they could actually pay. In order to take the position of land, जमीन का हक लेने के लिए मोस्ट बीडर्स, बीडर का मतलब क्या होता है, बोली लगाने वाले, ज्यादातर बोली लगाने वालों ने ऑफर्ड मोर देन दे कुड एक्चुअली पे, ऑफर किया जितना वो दे सकते थे उससे ज्यादा की बोली लगाई। दे डिड नॉट कल्टीवेट द लैंड देमसेल्व्स, वो खुद जमीन को कल्टीवेशन नहीं करते थे। जिन्होंने बोली लगाई, जिन्होंने जमीन का मालिकाना हक लिया उस साल के लिए बिडिंग में, ऑक्शन में, वो एक्चुअलिटी में खुद कल्टीवेशन नहीं करते थे। दे हैड टेनेंट और स्मॉल फार्मर्स टू डू इट फॉर देम, उनके पास क्या थे, छोटे किसान थे जो उनके लिए खेती करते थे। द कंडीशन ऑफ दीज फार्मर्स ऑलवेज रिमेन्ड मिजरेबल, ऐसे किसानों की जो दूसरों की खेती पे काम करते थे उनकी दयनीय हालात रहे हमेशा। बिकॉज द बीडर वुड एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम रिवेन्यू फ्रॉम देम, बीडर जो था वो उनसे रिवेन्यू लेता था। क्या सिस्टम हुआ इजारदारी का, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी जमीन का टुकड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोली लगा दी भी 1 साल के लिए जमीन उसकी हो जाएगी जो सबसे ज्यादा हमें पैसे देगा इस जमीन के। वहां पे बोली लगाने वाले बैठे, बिडिंग की गई, ऑक्शनिंग की गई, जिसने सबसे ज्यादा बिडिंग लगाई, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई उसकी जमीन हो गई। वो खुद नहीं करता था कुछ भी, जो बिडर जो था वो खुद नहीं करता था, बल्कि वो फिर फर्दर आगे जो किसानों को दे दिया करता था, जो फार्मर जो थे छोटे फार्मर उनको दे दिया करता था और बदले में उनसे लिया करता था। अब मुनाफा तो उसे भी चाहिए, जितना पैसा वो गवर्नमेंट को देता बिडर, उससे ज्यादा पैसा वो किसानों से लिया करता था। किसानों की हालात खराब, मानसून नहीं आया, मानसून फेल हो गया, एग्रीकल्चर खत्म, बाढ़ आ गई, एग्रीकल्चर खत्म। लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं था बिडर को, इससे कोई लेना देना नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी को, उन्हें तो पैसा चाहिए था। ठीक है, तो ये था आपका इजारदारी सिस्टम जिसने भारतीय इंडियन पीजेंट्स को बर्बाद कर दिया, उनके जमीन से उनका मालिकाना हक, ओनरशिप जो थी वो खत्म करवा दी।